बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। जी हाँ, नसीब बदले ना बदले, वक्त ज़रूर बदलता है। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों की आजीविका के लिए कृषि वानिकी प्रणाली होगी उपयोगी। किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा कृषि यंत्र। गर्मा बोदी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पंत लोबिया 2। अब समाचार विस्तार से। राज्य के पठारी क्षेत्रों में शुष्क भूमि की खेती पर निर्भर किसानों को आजीविका के साधन के लिए कृषि वानिकी प्रणाली काफी उपयोगी साबित होगी। इसके तहत किसान वन वृक्ष, अनाज और पशुओं के लिए चारा उत्पादित कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। दलहन उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए दलहन योजना के अंतर्गत गढ़वा जिले में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं। इसके तहत किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। इच्छुक कृषक जिला कृषि पदाधिकारी गढ़वा के कार्यालय से निःशुल्क आवेदन प्राप्त कर 17 फरवरी तक आत्मा कार्यालय गढ़वा में जमा कर सकते हैं। किसान भाई, उत्पादन बेहतर हो उसके लिए पोषक तत्व प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी है। रासायनिक उर्वरक, जैविक और जीवाणु खाद का संतुलित और समयानुकूल प्रयोग करें ताकि उत्पादन में वृद्धि हो और अधिक से अधिक लाभ हो। कोई भी फसल हमारे किसान भाई लगाते हैं तो उनका उत्पादन एक लक्षित उत्पादन जो होता है उसको लेना है, तो उसके लिए किसान भाइयों को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए पोषक तत्व प्रबंधन। पोषक तत्व प्रबंधन के दौरान जैसे कोई भी फसल हमारे किसान भाई लगाते हैं तो उसमें 16 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए और मिट्टी से 13 प्रकार का पोषक तत्व लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के किसान भाई क्या है कि जितना उनके पास गोबर खाद है वो डाल दिए, जो उनके पास रासायनिक खाद का जो उनके पास प्रबंधन हुआ उसको डाल दिए। लेकिन हमारे किसान भाई क्या है, बीज अच्छा लगाते हैं क्योंकि उनको दिमाग में रहता है कि हमको उत्पादन अच्छा से अच्छा लेना है। लेकिन कोई भी फसल जब उत्पादन अच्छा देती है या लक्षित उत्पादन देती है तो उसको जब तक पोषक तत्व अच्छा नहीं मिलेगा तब तक उत्पादन नहीं मिलेगा। गर्मा बोदी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 40 किलोग्राम प्रति बीज हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पंत लोबिया 2 लगाएं। प्रो ट्रे में मिट्टी के बजाय कोकोपिट और केचुआ खाद डालकर बीज बोएं। इससे मिट्टी जनित रोग लगने का खतरा नगण्य हो जाता है। पौधों के मरने की संभावना भी कम हो जाती है। साथ ही पौधे स्वस्थ और जल्द तैयार होते हैं। समय से पहले उपज मिलेगी तो लाभ भी अधिक होगा। किसान भाई आलू के कंद कोड़ने के लिए बिरसा पोटैटो डिगर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 60 से 70 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण के बारे में। बैगन फसल में शूट यानी बंधक कीट और फलछेदक कीट की रोकथाम के लिए अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस, देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस, वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम। कहीं जाइएगा नहीं, विराम में भी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है। देखते रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे तसर के बारे में। जी हाँ, हमारे जो भी किसान भाई तसर रेशम कीट उत्पादन करना चाहते हैं, उनके लिए आज ये जानकारी बहुत अच्छी है। तो चलिए हम सीधे स्टूडियो चलते हैं, जहाँ पे हमारे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं और आपको जानकारी देंगे कि तसर खाद्य पौधों को नुकसान पहुँचाने वाले कीटों का प्रबंधन आप किस प्रकार करेंगे। जानने के लिए चलिए सीधे चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, प्रकृति ने बेहद खूबसूरत उपादानों से इस धरती को सजाया संवारा है। पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, झरना हैं, तितलियां हैं, कीट हैं, बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं
और बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो हमारे लिए लाभदायक नहीं हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी प्रकृति को भी कई बार नुकसान पहुंचाते हैं। हमें जो लाभ पहुंचाते हैं उनमें एक कीट है जिसे हम तसर के कीट कहते हैं। तसर के कीट जिन पौधों को खाते हैं उन पौधों को कई तरह के ऐसे कीट होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। किस तरह के कीट नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरह से आप इससे बचाव कर सकते हैं, इन्हीं तमाम विषयों पर आज हमारी बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर जयप्रकाश पांडे। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, जब हम बातचीत की शुरुआत करें तो सबसे पहले तो ये बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनको इस बात की जानकारी है जो रेशम की खेती तसर की खेती करते हैं, उनको ये जानकारी है कि कौन कौन से पौधे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं। तो सबसे पहला ये बात कि आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें हम जो तसर के कीट हैं उनका पालन कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो पत्ती खा करके रेशम बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे तसर कीट में बहुत ही अच्छे तरीके से विद्यमान होती है। और इसमें जो प्रमुख पौधे हैं जिसमें तसर का कीट खाता है, खा करके रेशम बनाता है, उसमें अर्जुन, आसन, साल और जेरुल का पौधा है। बिल्कुल। इनकी पत्तियां उसके स्वास्थ्य के लिए सर्वथा उपयुक्त होती हैं और इन्हीं पत्तियों को खा करके वो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, जो लगभग 30 से लेकर के 45 दिनों में पूरा होता है। और जीवन चक्र के पूरा करने के दौरान हमको रेशम को उत्पादित करके देते हैं, जिनका उपयोग हम वस्त्र बनाने में करते हैं और किसान भाइयों को उन कोशे को बेच करके एक अच्छा मुनाफा होता है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई कि किन पौधों को वो खाकर अपना जीवन चक्र चलाते हैं, लेकिन उन पौधों को दूसरे कीट भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो तसर जो हम पालते हैं, जो कीट पालते हैं, उन पौधों को खाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं? इस तरह के कीट कौन कौन से हैं? किसान भाइयों, अगर हम देखें जो कि तसर के खाद्य पौधों को, तो उसमें दो तरह का आता है। जो इसको तने और जड़ को नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं, दूसरा इनकी पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं। तो अगर हम देखें पौधों की पत्तियां, जो कि बहुत अच्छे पत्तियां रहने से ही हमारा कोसा अच्छा बनता है, तो सबसे प्रमुख जो कीट होता है वो गाल का कीट होता है। जी। गाल का कीट किसान भाइयों, जैसे आप देखेंगे आम के पत्ती पे भी इसका प्रकोप होता है, जो छोटे छोटे गोले गोले दाने जैसा वहाँ पे बन जाता है। तो ये गाल के प्रकोप से बचाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है कि हम जब इसकी पत्तियां निकल रही हों, जब पौधे की पत्तियां निकल रही हों, नई कोमल पत्तियां, उसी समय पे इसका उपाय हम प्रारंभ कर दें। बिल्कुल। और जिससे क्या होगा कि अगर हम उसका प्रकोप हम अगर बचाना है तो वहाँ पे अगर इसकी शुरुआत करते हैं तो वहीं से हम इस गाल के प्रकोप से पूरी तरह से हम इस पत्ती को बचाएंगे और आगे लाभ होगा। दूसरा, जड़ों को नुकसान करने के जो कीट होते हैं उसमें एक बार कीटर होता है जो कि पौधों के जड़ को प्रभावित करता है और वह जा कर के बार कीटर बाहर से जो बार्क होती है उसको खाता है। खाने के बाद उस पौधे को जब ऊपर के बार्क ख़त्म हो जाते हैं तो पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और इसको पौधे के जड़ों को भी नुकसान पहुंचता है, जिसका जो प्रमुख प्रकोप के रूप में इसको देखा गया है। बिल्कुल। तो ये जो आप बता रहे हैं कि दो तरह के जो कीटों की बात करें, अगर हमको पौधे को बचाना है तो क्या किस तरह के कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए? इसके लिए बचाव क्या होगा इसका? सबसे पहले बचाव से संबंधित है कि बचाव में सबसे ज़रूरी है कि जहाँ पे हम तसर का कीट पालन का जो हमारा परिक्षेत्र है वहाँ पे साफ सफाई का हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। खरपतवार है उनको समय समय पे नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इन नुकसान पहुँचाने वाले कीटों के अंडे हैं उसी पौधे के समीप में रहते हैं और वहीं से उसकी उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले है कि हम इसकी नियमित अंतराल पे, जहाँ पे हमारे तसर खाद्य पौधा है, अगर निराई गुड़ाई की व्यवस्था है, जुताई की व्यवस्था है, तो उसको हम करें और जो खरपतवार है उसको समय समय पे नष्ट करें। दूसरा, जैसे किसान भाई इस समय पे आपका फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी के महीने के बाद मार्च के महीने में पौधे को हम प्रूनिंग या पोलाइडिंग का कार्य करते हैं, जिसमें पुरानी पत्तियों को वहाँ से हटाते हैं और उसको कंपोस्ट पिट में डाल देते हैं और नई पत्तियाँ जो कोमल आती हैं उस समय ही हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे अभी तक बहुधा प्रचलित एक तरीका है गाल से बचाने के लिए, जिसमें रोगर का इस्तेमाल होता है। रोगर को लेकर के हर 15 दिन के अंतराल पे हम रोगर का छिड़काव पौधों की पत्तियों पे करते हैं।
उससे क्या होता है कि जो शुरू में ही जो गाल का जो डेवलपमेंट होता है, जो लाइफ साइकिल होती है, वहीं पे हम इसको ब्रेक कर देते हैं। दूसरा उसको बचाने का एक और उपाय है कि हम नीम आधारित पेस्टिसाइड होते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण गुण होता है एजाडिरेक्टिन पाया जाता है। एजाडिरेक्टिन के नाते क्या होता है कि उसका गाल का वृद्धि और उसका मल्टीप्लिकेशन दोनों रुक जाता है, तो जिसकी वजह से भी हमारे पत्तियां जो है काफ़ी कोमल अवस्था में जो कीट नुकसान पहुंचाते हैं उनसे उनको हमारे हानि नहीं होती है और हमारी पत्तियां जो है सुरक्षित रहती हैं। बिल्कुल। ये तो आपने बताया कि किस तरह से जो समय कब होता है डॉक्टर साहब जब इस तरह के कीटों का प्रकोप होता है और किस तरह से कीटनाशकों का प्रयोग किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे उपयुक्त समय किसान भाइयों का इसी समय से है, क्योंकि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि तसर कीट पालन की रेयरिंग का कार्य प्रारंभ होता है जुलाई के महीने से, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई इस दौरान जो इस समय रेयरिंग का पीरियड नहीं है, इस समय पे अपने खेती बाड़ी का जहाँ पे खाद्य पौधा उसका देखरेख नहीं कर पाते, जबकि यह बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, जैसे सपोज एक पौधे के ऊपर टोटल 5 kg पत्तियाँ हैं और दूसरे वही उसका भोज्य पदार्थ है हमारे तसर कीट का भी और वही भोज्य पदार्थ है हमारे दूसरे कीटों को, तो अगर 5 kg पत्ती में से 2 kg पत्ती दूसरे कीट खा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों प्रभावित होगा। तो हमको क्या करना है कि अभी फरवरी के महीने से ही ये कार्य प्रारंभ करना है। सबसे पहले तो वहाँ पे खरपतवार जो कीट पालन प्रक्षेत्र है उससे हटा दें। दूसरा है, अगर संभव हो, अगर वहाँ पे 10 बाई 6 का स्पेसिंग है, 10 फीट बाई 6 फीट का, तो वहाँ पे आप कल्चरल ऑपरेशन करें, उसमें ट्रैक्टर से उसको जुताई करा दें। और अगर पूरा खेत की जुताई नहीं कर पाते हैं तो जो पौधे के आसपास 1 फीट की जो गहराई 1 फीट के आसपास की जो ज़मीन है उसको लगभग 6 इंच गहराई तक उसको खुदाई उसकी कर दें। उससे क्या होगा कि नीचे जो कीट है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे। और इसके बाद दूसरी अवस्था आती है कि हम जैसे ही ये द्वितीय सप्ताह आता है मार्च का, उस समय पे उसकी प्रूनिंग या पोलाइडिंग कर दें। प्रूनिंग कहते हैं कि हम पौधे को टॉप क्लिपिंग भी करते हैं, बीच बीच में हम पौधे की बढ़वार बहुत ऊंची न हो इसलिए हम उसको प्रूनिंग भी करते हैं। एक निश्चित ऊंचाई तक 5 से 6 फीट की ऊंचाई तक उसको हम पौधे को ब्रांचेस को काट देते हैं, जिससे तसर के कीट पालन बहुत आसानी तरीके से हो। तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं कि वो उसके 15 से 20 दिन के बाद नई कोमल पत्तियां उसमें से आना प्रारंभ हो जाती हैं जी। तो वही सही समय है। जैसे ही कोमल पत्तियों का आने का क्रम हो, पहला छिड़काव किसान भाइयों से अनुरोध है कि पहला छिड़काव रोगर का उसी समय पे करें, क्योंकि एक बार अगर गाल का प्रकोप हो गया तो फिर उसको रोक पाना आगे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर इसकी निरंतरता बनी रही तो आगे आने वाले दिनों में आप समझिए कि इसका जो डैमेज होता है 60 से 70%। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर इस तरह का प्रकोप हो गया तो कितना प्रभाव पड़ता है हमारे लगभग सभी कीटों का जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं सबका अगर पूरी तरह से प्रकोप हो तो लगभग 60 से 70% पत्तियां उसको पूरी तरह से वो लोग खा जाते हैं। तो जैसे सपोज 1 हेक्टेयर में किसान भाइयों अगर आपको 20,000 का कोसा का उत्पादन होने वाला है तो आपका कोसा का उत्पादन 10,000 हो जाएगा। तो नुकसान है, बड़ा नुकसान है। आपका आधा आपकी फसल नुकसान हो जाएगी। आपको आगे आने वाले दिनों में केवल जो कोसा का उत्पादन है पूरा का पूरा आधा हो जाएगा। तो ये जो आप चूँकि एक संस्थान से जुड़े हैं जहाँ प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम चलता है, प्रशिक्षण का तो दायरा बहुत विस्तृत है, बहुत सारी चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है। क्या कीटनाशकों से बचाने का भी कोई विशेष प्रशिक्षण वहाँ पर दिया जाता है? हाँ, पौधों की देखरेख कैसे किया जाए और उसको नुकसान पहुँचाने वाले जो कीट हैं उनको कैसे हम व्यवहारिक तरीके से और हम रासायनिक जो हमारे कीटनाशक है उनका उपयोग न करते हुए जो नीम आधारित जो पेस्टिसाइड बना करके हम अपने घरों में बना करके तैयार करके और उसका लेपन करके बहुत हद तक हम इन कीटों से बचाव कर सकते हैं। और जो खर्च की दृष्टि से भी दृष्टि से उपयुक्त है और पर्यावरण हितैषी भी है, क्योंकि जैसा किसान भाई आप जानते हैं कि ये इसी पत्ती का उपयोग करके हमारा तसर कीट भी अपना जीवन चक्र पूरा करता है और दूसरे कीट भी इसी पत्ती को खाते हैं। तो कोई भी कार्यक्रम हमको फरवरी से लेकर के और 15 जून से पूर्व ही संपन्न कर लेना है। बिल्कुल। इससे एक जुड़ा हुआ प्रश्न और भी है डॉक्टर साहब कि जब हम रासायनिक कीटनाशकों की बात करते हैं तो जब हम कीटनाशक देते हैं अपने पौधों में
क्या ऐसा हो सकता है कि कीटनाशक जो हम डाल रहे हैं उससे कीटों का तो नुकसान, जो हमारे शत्रु कीट हैं वो तो खत्म हो रहे हैं, तसर के कीटों पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? किस तरह से हम इस चीज़ का बैलेंस करें ताकि तसर के कीट हमारे उससे प्रभावित ना हो? जैसे किसान भाइयों, प्रायः देखा गया है कि 15 जून के बाद आपको किसी भी दशा में किसी भी कीटनाशक का उपयोग अपने प्रक्षेत्र में नहीं करना है, क्योंकि कीट पालन से 15 से 20 दिन पूर्व ही आपको सभी प्रकार के जो कीटनाशक हैं, और ज़्यादातर हम तो अनुरोध करेंगे कि आप लोग जो नीम आधारित पेस्टिसाइड है उनका उपयोग करें, और जो कि आसानी से बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं और बरसात पे अच्छे तरीके से धुल भी जाता है। तो आप किसी भी दशा में 15 जून के बाद किसी प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग न करें, नहीं तो आपके तसर कीट को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि जुलाई के प्रथम सप्ताह से आपको कीट पालन की रेयरिंग को प्रारंभ कर देना है। अगर उस समय पर आप कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो नुकसान हो। लेकिन रही बात तने की, जैसे पौधे की तने में या जड़ में जो है, जैसे बार कीटर्स का हमने बात किया, स्टेम बोरर होता है जो कि पौधे के अंदर छेद करके उसके अंदर चले जाते हैं, उसका नाम ही स्टेम बोरर। हाँ, स्टेम बोरर, उसमें छेद करके निकलते हैं। उनके लिए बहुत सारे मैनेजमेंट तरीका है। जैसे कुछ किसान भाई हैं कि इसके प्रकोप से बचाने के लिए उसमें मिट्टी का तेल काटन में भिगो करके उसके अंदर जहाँ पे छेद होता है उसके अंदर डालते हैं, प्लस उसको बाहर से फेविकोल और उसके नीम बेस्ड पेस्टिसाइड लगा करके उसको भी बंद कर देते हैं। इससे, क्योंकि अगर पौधों की जड़ के अंदरूनी भाग को अगर वो प्रभावित कर दिया तो निश्चित रूप से पौधा सूख जाएगा। बिल्कुल। और अगर आंशिक रूप से प्रभावित किया तो उसकी पत्तियां उतने गुणवत्ता की बिल्कुल नहीं होंगी। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है डॉक्टर साहब कि चूंकि पत्तियों पर आधारित है पूरा जीवन चक्र जो हमारे तसर कीट हैं, तो पौधों की गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए किसान भाइयों को क्या ध्यान देना चाहिए? पौधों की गुणवत्ता के लिए सबसे अच्छा जरूरी है कि किसान भाई जो उनके आसपास घर के जो खरपतवार हैं, सामान्यतः क्या होता है कि हम अपने घर के आसपास के जो खरपतवार हैं या पौधों से निकले जो वेस्ट पत्तियां हैं उनको अन्य स्थानों पे फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको तसर का कीट पालन बहुत गुणवत्तापूर्वक पत्तियों के साथ प्रभावी तरीके से करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक अपने घर के आसपास या कीट पालन प्रक्षेत्र के आसपास आप एक गड्ढा बना दें, लगभग 6x3 का गड्ढा बना दें, और वहीं पे सारे खरपतवार फेंकें, और समय समय पे गोबर भी अगर उपलब्ध है, गाय है तो गोबर भी करें। इसके विकल्प के तौर पे किसान भाई वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं, और रासायनिक उर्वरकों के स्थान पे ये खाद जो है वर्मी कंपोस्ट या जो हमारे घर से बनाई हुई खाद जो हम घर पे तैयार करते हैं कंपोस्ट खाद, इसका प्रति पौधे की दर से 2 kg का प्रयोग करें, और यह किसी भी दशा में जून के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में ही पौधे के पास लगभग 1 फीट गड्ढा खोद करके उसके अंदर जो है दे दें। तो इससे क्या होगा कि इन जो कंपोस्ट के प्रभाव से काफ़ी अच्छी पत्तियां होगी और पत्तियों की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ अगर घर के आसपास आपके नीम का पौधा है, नीम का पौधा है, करंज का पौधा है, तो ऐसे पौधों की पत्तियां हमारे दूसरे जो हानिकारक कीट हैं उनको भी प्रभावित करती हैं, तो उनके जड़ के आसपास। साथ ही किसान भाइयों से अनुरोध है कि नीम की खली बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, नीम की खली तमाम दुकानों पे भी उपलब्ध होता है, तो प्रति पौधे की दर से आधा kg नीम की खली का भी प्रयोग करें, तो जिससे स्टेम बोरर, बार कीटर्स, ये दोनों जड़ों को पहुंचाने वाले कीट हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा और उनकी वृद्धि नहीं होगी। दूसरा आपका था गाल कीट। गाल कीट जो कि एक प्रमुख नुकसान पहुंचाने वाला कीट है, उससे भी आपको अगर रोगर का स्प्रे करते हैं, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, साथ ही साथ एक और दवा भी हमारे संस्थान ने इजाद की है, एस्टामिप्रिड उसका नाम है, जिसका 0.01% घोल बना करके पौधों पे छिड़काव कर देना 15 दिनों के अंतराल पे, जो कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू होकर के और जून के प्रथम सप्ताह तक उसका समाप्त कर देना है। बिल्कुल। तो जिससे काफ़ी अच्छा उनको बचाव का एक तरीका। ये जो पौधे हैं डॉक्टर साहब, जो हम खाद्य पौधे हैं हमारे तसर के, बहुत सारे पौधे हैं, 3-4 तरह के जो पौधे हैं, क्या सभी पौधों को एक ही प्रक्षेत्र में लगाकर हम काम कर सकते हैं? मान लीजिए कि हमारे पास बड़ा क्षेत्र है और हम 2-3 तरह के पौधों को लगाकर काम करना चाहें, तो इससे भी कोई असर पड़ता है क्या? कीट पालन की दृष्टि से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अर्जुन का पौधा
और आसन का पौधा और जेरिल का पौधा, जी तीनों का अलग अलग खेतों में ये करना श्रेयस्कर होता है, जी क्योंकि तीनों के पत्तियों के आने का क्रम, कीट पालन का समय, उनके मैच्योरिटी का समय सब अलग अलग होता है। और विशेषकर जो पौधा हम बता रहे थे अभी, लार्जेस्टोमिया स्पेसियोसा, जिसको हम जेरुल का जेरुल पौधा कहते हैं, हाँ। जो कि अभी उस पर कीट पालन करके देखा भी गया कि काफ़ी प्रभावी है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि पौधा 2 से 3 साल में ही ये तैयार हो जाता है हमारे कीट पालन की योग्य। और उस पे तमाम ऐसे कीट हैं जिनका प्रकोप बहुत ही कम होता है, जैसे गाल का भी प्रकोप काफी कम होता है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आप अपने जो तसर खाद्य पौधे हैं उनको कीटनाशकों से बचाइए, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां डॉक्टर साहब ने दी। आप साफ सफाई रखें और साथ ही साथ जो कीटनाशक हैं उनके प्रयोग में भी काफ़ी सावधानी रखें। आपकी फसल अच्छी हो, इसी शुभकामना के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाई, नमस्कार।